अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं कि आप हमें बताएं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है उसको किस तरह से ज़हन में रखा जा सकता है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है। उसका पता कैसे चलता है? जब दोनों सेम चार्जेस जो हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब रखे जाते हैं तो अगर आप उनको छोड़ दें तो वो खुद ब खुद एक दूसरे से दूर मूव कर जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। तो जिधर ये मूव करते हैं उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये दो नेगेटिव चार्ज हैं, ये सेम चार्जेस हैं, अगर आप इनको पकड़ के रखें पास पास तो तब तक ठीक है। जो ही आप इनको छोड़ेंगे ये एक दूसरे से अवे मूव कर जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। तो जिस तरफ कोई चार्ज मूव करता है रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ है, जिस तरफ कोई चार्ज मूव करेगा फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो भी बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आप इनको करीब लेकर आएंगे तो जो ही आप इनको छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे से अवे मूव कर जाएंगे, वो उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, जिससे पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स मौजूद है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। उसके बाद तीसरा केस है स्टूडेंट्स, जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के करीब हो तो ये जब आप इनको रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, जो ही आप जब तक आपने होल्ड किया हुआ है तब तक ये शायद नहीं लेंगे, जो ही आप इनको रिलीज करेंगे तो ये भाग के उसके पास चला जाएगा और वो इसकी तरफ आएगा, इस तरफ। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। और अगर ये अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों इस तरफ, तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, इस साइड पे, इधर से ऐसे और उधर से इस साइड पे जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है। इस साइड पे इधर से जो फोर्स की डायरेक्शन है इस साइड पे है और इधर से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, क्योंकि ये दोनों जो चार्जेस हैं ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। अगर ये दूर भी हैं लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो ये इस तरफ मूव करता है और वो वाला इस तरफ मूव करता है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, सेम चार्जेस विल रिपेल वन अनदर एंड विल मूव अपार्ट just like negative negative and positive positive, but positive and negative they will attract each other and move towards each other. The direction of electric force is in the direction of the movement. उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में वो ये है कि आप हमें ये बताएं जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जैसा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है इन द मिडल, तो इसके गिर्द ये पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस एक इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो ये जो चार्ज है उन जब वो टेस्ट चार्जेस जो हैं पॉजिटिव इसको जो सराउंड किए हुए हैं, सराउंडेड हैं, दिस चार्ज इज सराउंडेड बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस, तो वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज उन जो जिन टेस्ट चार्जेस ने इसको सराउंड किया हुआ है उन सब के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उससे होगा क्या, ये चार्ज उधर मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो इधर से उठेगा, ऐसे वो आगे चला जाएगा और ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा, ये वाला चार्ज इधर चला जाएगा और ये वाला चार्ज जो है वो इधर चला जाएगा, यानी वो मूव करना शुरू कर देंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम दिस चार्ज। तो ये चूंकि अवे मूव कर रहे हैं, जिस तरफ कोई चार्ज मूव करता है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन है, तो इस वजह से ये जो स्टूडेंट्स ने पूछा था ये जो एरो हेड है ये इस तरफ क्यों बनाया, चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो इसने उनको रिपेल किया और वो मूव कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं दूसरी साइड पे, जिस तरफ वो मूव कर रहे हैं उधर ही एरो हेड बनाया जाता है, तो इसलिए ये एरो हेड जो है वो बाहर की तरफ बना है। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो फील्ड था ये है रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटसाइड है
और ये वाला जो फील्ड है इसमें जो सेंट्रल चार्ज है ये है नेगेटिव, और उसी तरह सराउंडेड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्जेज प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल चार्ज। अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है कि इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इसको भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इस वाले को भी अट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, ये इन साइड मूव करना शुरू कर देंगे। तो जिस तरफ वो कोई चार्ज मूव करेगा उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन बनेगी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली वो उसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। तो ये है जी, तो चूंकि ये चार्जेस इनवर्ड मूव किए हैं ड्यू टू नेगेटिव इन सेंट्रल चार्ज, तो इसीलिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वही होती है जिस तरफ चार्जेस मूव किए हैं। इसीलिए ये देखें आप, एरो हेड इनवर्ड बना हुआ है क्योंकि ये चार्जेस की जो मूवमेंट है वो इनवर्ड है, और इसीलिए इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। इसीलिए नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्जेस का जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, ये जो भी मेथड आपको बताया है ये टेस्ट चार्जेस की मदद से। जब तक अब कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों उसको देख नहीं सकते, तो उसकी एग्जांपल एक मेरे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये एक मैग्नेट है, ये चार्जेस तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दो मैग्नेट्स हैं मेरे पास, और ये जो ऊपर वाला मैग्नेट है ये उसको टच नहीं करता, लेकिन उसको ये उठा लेता है। देखा, ये उसको टच नहीं कर रहा था। देखें ज़रा दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैग्नेट है ये ऊपर है और उसको उसने फिजिकली टच नहीं किया, लेकिन वो एकदम से इससे आके चिमट जाता है, जिसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एक इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स है जिसको देखा नहीं जा सकता। तो इसी तरह क्या होता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो होती है ना फोर्स, जैसा कि अगर ये चार्ज है, अगर मैं इसको उठा के रखूंगा तो नीचे वाला आके इसके साथ चमट भी सकता है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान इनविजिबल इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इनविजिबल होती है, और ये चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं। जब वो एक दूसरे पे लगाते हैं, फोर्स तो नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी मूवमेंट से हमें पता चल जाता है कि इनके ऊपर फोर्स लग रही है। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे किया गया है स्टूडेंट्स, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2 डायमेंशंस है या 3 डायमेंशन है। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ये 3 डायमेंशंस होता है। जैसा कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल की जो शेप होती है ना, किसी चार्ज को अगर आप फुटबॉल के सेंटर में रख दो और फिर देखें कि उसकी जो फुटबॉल की जो वॉल्स हैं उस तक अगर उसका फील्ड है, तो जिस तरह की वो शेप बनेगी उस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये अगर इसकी बात की जाए तो ये ऊपर वाली साइड पे भी है, नीचे भी है, लेफ्ट भी है, राइट पे भी है। ये एक 3 डायमेंशनल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी 3 डायमेंशनल होती हैं। उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप हमें ये बताएं कि जो फील्ड है ये किधर स्ट्रॉन्ग है किधर वीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किधर ज़्यादा है किधर कम है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक एग्जांपल है उसकी। आप देखें कि ये जो है ये तो पॉजिटिव चार्ज है और उसके गिर्द एक दायरा ये है, यहाँ पे टेस्ट चार्जेस रखे गए हैं, और दूसरा दायरा ये है, यहाँ पे टेस्ट चार्जेस रखे गए हैं। ये वाला जो चार्ज है वो सब के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स अप्लाई करेगा इनके ऊपर वो ज़्यादा अप्लाई करेगा, जबकि ये वाला जो चार्ज है वो दूसरी जो दायरा है उसके अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये उसके ज़्यादा करीब हैं, और जो इनसाइड है ये जो फील्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आउटसाइड जो है ये फील्ड जो है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जितना करीब है उतनी ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई होगी। तो ये जो पहले दायरे में टेस्ट चार्जेस मौजूद हैं, ये जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और ये दूसरे दायरे के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो उनके ऊपर पहले की निस्बत कदरे कम फोर्स अप्लाई होगी। अब हम इसको किस तरह से ज़हन में रख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो आप देखें कि जहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो जो क्लोजर हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं।
तो जहाँ पे फील्ड लाइन क्लोज है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अगर इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो थोड़ी उसकी निस्बत दूर दूर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम है। तो ये वाले जो चार्जेस हैं इस दायरे में ये ज़्यादा फोर्स उन पे लगेगी और इन पे जो है वो फोर्स कम लगेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आप हमें ये बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट्स उसमें यह है कि एक यूनिट एरिया, जैसा कि मेरे पास एग्जांपल के तौर पे ये एक मेरे पास यूनिट एरिया है, आप इसको रखें ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको इधर रख दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, 3 डायमेंशनल जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 डायमेंशनल है। तो इस एरिया के अंदर से लाइनें पास करेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से इधर से। तो अगर तो इस जगह पे रखें तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फील्ड है स्ट्रॉन्ग है, लाइनें पास पास है, तो ज़्यादा लाइनें इसमें से पास आउट करेंगी। और अगर आप उसको यहाँ पे रखेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कम पास करेंगी। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इस जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर देखें तो इस एरिया के अंदर से किसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसमें से 3 लाइनें पास कर रही हैं तो मैग्नीट्यूड 3 है, और अगर इसमें से 4 लाइनें पास कर रही हैं मैग्नीट्यूड 4 है, 10 कर रही हैं तो मैग्नीट्यूड 10 है। तो जितना आप चार्ज के पास जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा लाइंस पास आउट होने के चांस हैं, जितना आप चार्ज से ज़्यादा दूर होते जाएंगे उतनी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पास आउट होने के चांसेस जो हैं वो उस हिसाब से कम होते चले जाएंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया यूनिट एरिया will give you the magnitude of the electric field. That's all for today. Thank you very much.